और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे लर्न टेक थिंग्स चैनल पर। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन को बिल्कुल जीरो से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम इसकी बेसिक आइडिया को देखेंगे कि आखिर ये एआई का ब्रेन सेल है क्या। फिर हम इसके पीछे की थोड़ी सी मैथ को समझेंगे और देखेंगे कि इसका हर एक हिस्सा इतना ज़रूरी क्यों है। और फाइनली हम ये भी जानेंगे कि एक न्यूरॉन आखिर सीखता कैसे है और उसकी असली ताकत क्या है। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ, एन एआईज ब्रेन सेल। जैसे हमारा इंसानी शरीर छोटे छोटे सेल्स से बना है, ठीक वैसे ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दिमाग इन न्यूरॉन्स से बना होता है। और जैसा आपने सोचा, इसका पूरा कॉन्सेप्ट हमारे अपने ब्रेन से ही लिया गया है। तो ये आर्टिफिशियल न्यूरॉन आखिर है क्या चीज़? अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो एक न्यूरॉन, जिसे हम नोड या यूनिट भी बुलाते हैं, एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का सबसे छोटा, सबसे बेसिक हिस्सा है जो कैलकुलेशन करता है। आप इसे एक छोटी सी मशीन की तरह सोचिए। ये कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है, जिसे हम इनपुट्स कहते हैं, उस पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग करता है और फिर एक फाइनल रिजल्ट दे देता है, जिसे हम आउटपुट कहते हैं। बस इसका मेन काम इतना ही है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसकी तुलना हमारे दिमाग के एक असली बायोलॉजिकल न्यूरॉन से करना। देखिए, हमारे बायोलॉजिकल न्यूरॉन में डेंड्राइट्स होते हैं जो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। ठीक उसी तरह एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन में इनपुट्स होते हैं जो डेटा को रिसीव करते हैं। फिर बायोलॉजिकल न्यूरॉन में सेल बॉडी होती है जो इन सिग्नल्स को प्रोसेस करती है। वैसे ही आर्टिफिशियल न्यूरॉन में वेट्स और बायस मिलकर इन इनपुट्स को प्रोसेस करते हैं। और आखिर में, जैसे हमारा एक्सॉन प्रोसेस्ड सिग्नल को आगे भेजता है, वैसे ही एक एक्टिवेशन फंक्शन के बाद आर्टिफिशियल न्यूरॉन अपना फाइनल आउटपुट देता है। देखा कितना सिमिलर है? अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि ये प्रोसेसिंग आखिर होती कैसे है, ये न्यूरॉन अंदर से काम कैसे करता है। चलिए इसके कोर मैथ को समझते हैं। घबराइए मत, ये एक बहुत ही सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप है द वेटेड सम। इस स्टेप में न्यूरॉन सारे आने वाले इनपुट्स को उनकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से जोड़ता है। मान लीजिए आपको डिसाइड करना है कि एक मूवी देखनी है या नहीं। आपकी इनपुट्स क्या होंगे? शायद एक्टर कौन है, उस फिल्म का जॉनर क्या है और उसके ऑनलाइन रिव्यूज कैसे हैं। हर इनपुट की आपके लिए अलग इंपॉर्टेंस होगी, राइट? यही इंपॉर्टेंस है वेट। हो सकता है आपको एक्टर से ज्यादा फर्क ना पड़े तो उसका वेट कम होगा, लेकिन आपको थ्रिलर मूवीज बहुत पसंद है तो उसका वेट ज्यादा होगा। तो न्यूरॉन क्या करता है? ये हर इनपुट को उसके वेट से मल्टीप्लाई करता है, उन सबको आपस में जोड़ देता है और फिर आखिर में एक स्पेशल वैल्यू, जिसे बायस कहते हैं, उसमें ऐड कर देता है। इस सब के बाद हमें एक फाइनल नंबर मिलता है जिसे हम Z कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास Z की वैल्यू आ गई है। इसके बाद आता है दूसरा और आखिरी स्टेप, द एक्टिवेशन फंक्शन। आप इस फंक्शन को एक गेटकीपर या डिसीजन मेकर की तरह सोच सकते हैं। ये फंक्शन पहले स्टेप से मिली Z की वैल्यू को लेता है और उसके बेसिस पर फाइनल आउटपुट Y डिसाइड करता है। जैसे अगर Z की वैल्यू एक सर्टेन नंबर से ज्यादा है तो आउटपुट होगा हाँ, मूवी देखनी चाहिए, और अगर कम है तो आउटपुट होगा नहीं, रहने दो। यही वो फाइनल स्टेप है जो डिसाइड करता है कि न्यूरॉन फायर करेगा या नहीं। तो हमने ये तो देख लिया कि न्यूरॉन कैसे काम करता है, लेकिन इसको और गहराई से समझने के लिए हमें पूछना होगा क्यों। हमें इन अलग अलग पार्ट्स जैसे कि वेट्स, बायस और एक्टिवेशन फंक्शन, इनकी आखिर ज़रूरत ही क्यों है? चलिए एक एक करके इनके पीछे का मकसद समझते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वेट्स से। हर इनपुट के साथ एक वेट क्यों जुड़ा होता है, इसकी क्या ज़रूरत है? वेट्स न्यूरॉन को बताते हैं कि हर इनपुट पर कितना ध्यान देना है। ये एक तरह की ट्यूनिंग नॉब्स हैं जिन्हें एआई सीखने के टाइम एडजस्ट करता है ताकि वो सही डिसीजन ले सके। अगर किसी इनपुट का वेट बड़ा है, इसका मतलब वो इनपुट डिसीजन लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम घर की कीमत प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो घर का साइज वाले इनपुट का वेट बहुत ज़्यादा होगा। अगर वेट 0 के पास है तो वो इनपुट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे शायद घर के दरवाजे का रंग। और अगर वेट नेगेटिव है तो इसका मतलब उनका उल्टा रिश्ता है, जैसे एरिया में क्राइम रेट जितना ज़्यादा होगा, घर की कीमत उतनी ही कम होगी। अच्छा, अब बात करते हैं बायस की। ये आखिर में ऐड होने वाला एक छोटा सा नंबर लगता है, पर इसका असली मकसद क्या है? बायस मॉडल को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसे आप एक बेसलाइन या स्टार्टिंग पॉइंट की तरह सोच सकते हैं। जैसे एक घर की कीमत कभी 0 नहीं हो सकती, भले ही उसका साइज या बेडरूम 0 क्यों ना हो। एक बेस प्राइस तो होगा ही। बायस वही बेस प्राइस है। टेक्निकल टर्म्स में बायस के बिना न्यूरॉन का डिसीजन लेने का तरीका बहुत ही सख्त हो जाता है।
बायस उस डिसीजन लाइन को ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट शिफ्ट करने की आज़ादी देता है, जिससे मॉडल डेटा को और भी बेहतर तरीके से समझ पाता है। और अब सबसे ज़रूरी हिस्सा, एक्टिवेशन फंक्शन। अगर हम इस स्टेप को छोड़ दें तो क्या होगा? देखिए, एक्टिवेशन फंक्शन के बिना पूरा न्यूरल नेटवर्क बस एक बड़ा सा सिंपल कैलकुलेटर बन के रह जाएगा। ये सिर्फ लिनियर प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा। लिनियर प्रॉब्लम मतलब जहां एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी एक सीधी लाइन में बढ़ती या घटती है। लेकिन असली दुनिया ऐसी सीधी नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी सी कॉफी पीने से आपकी एनर्जी बढ़ सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा पीने से आप बेचैन हो सकते हैं और एनर्जी शायद कम हो जाए। ये एक नॉन लिनियर रिलेशनशिप है। एक्टिवेशन फंक्शंस यही नॉन लिनियरिटी ऐड करते हैं, जो नेटवर्क को इस तरह के कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड पैटर्न सीखने की ताकत देते हैं। यही इनकी सुपर पावर है। ओके, अब जब हमने थ्योरी समझ ली है तो चलिए इसको एक रियल एग्जाम्पल से और पक्का करते हैं। हम देखेंगे कि एक अकेला न्यूरॉन कैसे काम करता है और फिर वो एक बड़े नेटवर्क में कैसे फिट होता है। चलिए इस स्लाइड पर दिए गए नंबर्स के साथ इसको हाथ से कैलकुलेट करके देखते हैं। पहला स्टेप, वेटेड सम। हम पहले इनपुट यानी 2 को उसके वेट 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसका रिजल्ट है 1। फिर दूसरे इनपुट यानी 3 को उसके वेट -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसका रिजल्ट है -3। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, 1 - 3 हुआ -2, और आखिर में बायस यानी 2 को ऐड कर देते हैं, तो -2 + 2 हमारा फाइनल z बन गया 0। अब दूसरा स्टेप, एक्टिवेशन। हम यहाँ रीलू फंक्शन यूज कर रहे हैं, जो कहता है कि अगर वैल्यू 0 से कम है तो उसे 0 कर दो, वरना वही रहने दो। क्योंकि हमारी z की वैल्यू 0 है, इसलिए हमारा फाइनल आउटपुट भी 0 है। ऑफ कोर्स, असली दुनिया में हम ये हाथ से नहीं करते। यहाँ देखें कि वही सेम कैलकुलेशन पाइथन कोड में कितनी आसानी से हो जाती है। हमने इनपुट्स और वेट्स के 2 अरे बनाए, फिर बायस की वैल्यू सेट की। np.wx से हमने वेटेड सम निकाला और उसमें बायस ऐड कर दिया, और आखिर में np_0z से रेल्यू एक्टिवेशन लगाकर फाइनल आउटपुट निकाल लिया। कंप्यूटर ये काम सेकंड के हजारों हिस्से में कर सकता है। एक अकेला न्यूरॉन तो बस शुरुआत है। असली पावर तब आती है जब हम बहुत सारे न्यूरॉन्स को लेयर्स में जोड़ते हैं। सबसे पहली होती है इनपुट लेयर, जो सीधे डेटा लेती है। इसके बाद एक या एक से ज्यादा हिडन लेयर्स हो सकती हैं। एआई का सोचने का काम ज्यादातर यही होता है। ये लेयर्स डेटा में छुपे हुए पैटर्न्स को पहचानती हैं। और आखिर में होती है आउटपुट लेयर, जो हमें फाइनल रिजल्ट या प्रिडिक्शन देती है। तो अब हमारे पास ये न्यूरॉन्स का नेटवर्क तो है, लेकिन ये डेटा से सीखता कैसे है? ये आखिर में इतना स्मार्ट कैसे बन जाता है? इसका जवाब है एक कांस्टेंट साइकिल में, सीखने और बेहतर बनने के साइकिल में। ये पूरा लर्निंग प्रोसेस एक 4 स्टेप साइकिल में चलता है। इसे एक स्टूडेंट के एग्जाम देने जैसा सोचिए। स्टेप 1, फॉरवर्ड पास। स्टूडेंट एग्जाम देता है और आंसर्स लिखता है, यानी नेटवर्क डेटा पर एक प्रिडिक्शन करता है। स्टेप 2, कैलकुलेट लॉस। टीचर पेपर चेक करता है और गलती निकालता है। नेटवर्क अपने प्रिडिक्शन को सही आंसर से कंपेयर करके देखता है कि गलती कितनी बड़ी है। स्टेप 3, बैक प्रोपगेशन। स्टूडेंट समझता है कि उसने कहाँ और क्यों गलती की। नेटवर्क पीछे जाके हिसाब लगाता है कि किस वेट की वजह से कितनी गलती हुई। स्टेप 4, अपडेट वेट्स। स्टूडेंट उस टॉपिक को दोबारा पढ़ता है ताकि अगली बार गलती ना हो। नेटवर्क अपने वेट्स और बायसेस को थोड़ा सा एडजस्ट करता है ताकि अगली बार गलती कम हो। ये साइकिल लाखों बार चलता है और हर बार नेटवर्क थोड़ा और बेहतर होता जाता है। आइए अब आखिरी बार थोड़ा पीछे हटकर इस सिंपल सी मैथमेटिकल यूनिट की असली पावर और मतलब को समझें। एक न्यूरॉन सिर्फ एक कैलकुलेटर से कहीं कहीं ज्यादा है। एक सिंगल न्यूरॉन के कई इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। ये एक फीचर डिटेक्टर है, जो डेटा में छोटे छोटे पैटर्न्स जैसे फोटो में एक आंख या नाक को पहचानना सीखता है। ये एक डिसीजन बाउंड्री जनरेटर है, जो डेटा को 2 हिस्सों में बांटने के लिए एक लाइन खींचता है। लर्निंग के दौरान ये एक ग्रेडियंट कैरियर का काम करता है, यानी गलती की इन्फॉर्मेशन को पीछे नेटवर्क तक पहुंचाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये एक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मर है। ये इनपुट डेटा को एक ऐसे नए फॉर्म में बदल देता है जो अगले लेयर के न्यूरॉन्स के लिए समझने में ज्यादा आसान हो। तो आखिर में इन सब चीजों को मिलाकर एक न्यूरॉन है क्या? ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो 2 काम करता है। पहला, एक सिंपल लिनियर कैलकुलेशन, और दूसरा उस पर एक नॉन लिनियर एक्टिवेशन। इन्हीं 2 कदमों की वजह से पूरा नेटवर्क कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को सीख पाता है, अपनी गलती से सीखकर वेट्स को एडजस्ट करते हुए। ये दिखाता है कि कैसे एक इतना सिंपल सा कंपोनेंट जब एक नेटवर्क में जुड़ता है तो कुछ भी सीख सकता है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है।
अगर एक अकेला न्यूरॉन एक सिंपल डिसीजन मेकर है जो डेटा को बस 2 हिस्सों में बांट सकता है, तो सोचिए जब हम ऐसे 1 बिलियन न्यूरॉन्स को एक साथ जोड़ देंगे तो उनकी मिलाकर सीखने की असली क्षमता, उनका असली पोटेंशियल क्या होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्न टेक थिंग्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।